करनी है इलेक्ट्रिक फोर्सेस, मैग्नेटिक फोर्सेस, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस, वीक न्यूक्लियर फोर्सेस एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस। यहाँ पर आपकी टेक्स्ट बुक में लिखता है कि आदमी की हमेशा से जुस्तजू रही है कि वो जो नेचर है उसकी कम्प्लेक्सिटी को जो है वो जाने, कुछ बुनियादी कॉन्सेप्ट्स के साथ जितना मुमकिन हो सके। फीमेंस के वर्ड इसकी जुस्तजू के साथ ये हैं, क्वेस्ट कहते हैं जुस्तजू को, तो कि हर दायरे के अंदर एक दायरा है और आदमी की ये कोशिश है कि वो जो इनर मोस्ट नेचुरल फिलॉसफी जो है वो उसका जो टास्क है वो ये है कि इनर मोस्ट दायरों को डिस्कवर किया जाए अगर वो एग्जिस्ट करते हैं। और अ सेकंड क्वेस्ट हैज कंसंट्रेटेड इटसेल्फ विद द फंडामेंटल फोर्सेस व्हिच मेक्स द व्हील गो राउंड एंड एनिमिश विद वन अनदर। और दूसरी जुस्तजू जो है नेचुरल फिलॉसफी की वो ये है कि ये मरकूज करती है अपने आप को फंडामेंटल फोर्सेस के ऊपर जो दायरों को एक दूसरे के गिर्द जो है वो लेके जाती हैं और यानी उनको एक दूसरे के साथ उलझा के रखती हैं। एनिमिश का मतलब होता है जकड़ना, उलझा देना। आपने देखा होगा कि अगर हम सोलर सिस्टम को देखें तो ये भी एक दायरे की शक्ल में, अगर आप 2 डायमेंशन में इसको देखें ऑलमोस्ट, और फिर उसके साथ अगर आप ज़मीन को देखते हैं तो ये भी 2 डायमेंशन में अगर आप देखें तो ये एक दायरा ही है। और उसके साथ साथ अगर आप जो है वो बात करें, ज़मीन सूरज के गिर्द एक दायरे के अंदर चक्कर लगा रही है, चांद ज़मीन के गिर्द एक दायरे के अंदर चक्कर लगा रहा है, ज़मीन खुद एक दायरा है, मॉलिक्यूल खुद एक दायरा है, एटम खुद एक दायरे की शक्ल में 2 डायमेंशन में अगर देखा जाए, और जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स हैं वो भी एक दायरे की शक्ल के अंदर है। तो यहाँ पर वो बता रहा है कि हर दायरे के अंदर एक दायरा है और नेचुरल फिलॉसफी की जो इसका टास्क है कि इनर मोस्ट जो दायरे हैं उनको डिस्कवर किया जाए। और दूसरी जो नेचुरल फिलॉसफी का टास्क है वो ये है कि हम जो है उन फोर्सेस को जो है वो डिस्कवर करें, बुनियादी फोर्सेस को जो इन दायरों को एक दूसरे के साथ बाउंड करके रखती हैं। कैसे? अब देखें वो कौन सी फोर्स है जिसने चांद को बाउंड करके रखा है कि वो ज़मीन के गिर्द चक्कर लगाए, और वो कौन सी फोर्स है जिसने इलेक्ट्रॉन को बाउंड करके रखा है कि वो न्यूक्लियस के गिर्द चक्कर लगाता रहे। तो हम इन फोर्सेस को जानना चाहते हैं कि वो कह रहे कुछ ऑल्दो वी हैव बीन फेमिलियर विद बेसिक फोर्सेस, गो कि हम बेसिक फोर्सेस के साथ फेमिलियर हैं, लेकिन here we are going to study the modern concept about the both of these। तो यहाँ पर हम इनके बारे में, इन दोनों के बारे में जो मॉडर्न कंसेप्ट हैं उनको जो है वो डिस्कस करना चाहते हैं, स्टडी करना चाहते हैं, उसका मुताला करना चाहते हैं। वी नो दैट बेसिक फोर्सेस आर, हम जानते हैं कि बेसिक फोर्सेस ये 5 हैं। बेसिक फोर्सेस कौन सी होती हैं? आपकी टेक्स्ट बुक में 12 चैप्टर में हमने पढ़ा था शुरू में कि बेसिक फोर्स वो फोर्स होती है जिसके ओरिजिन के बारे में किसी को कोई नहीं पता। जिस तरह हम ये तो कहते हैं कि हर मैस दूसरे मैस को अट्रैक्ट करता है एक फोर्स के ज़रिए से, और वो फोर्स उनके मैसेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और उनके दरमियानी डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। लेकिन हम जो है इसके बारे में नहीं जानते कि हर मैस दूसरे मैस को क्यों अट्रैक्ट करता है। इसी तरह हम कहते हैं हर चार्ज दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट या रिपेल करता है, लेकिन क्यों करता है इसके बारे में कोई नहीं जानता। इस अट्रैक्शन या रिपल्शन की फोर्स को हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं कूलम्स लॉ के ज़रिए से, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये फोर्सेस लगती क्यों हैं। तो ऐसी फोर्सेस जिनके ओरिजिन के बारे में किसी को पता ना हो उनको बुनियादी फोर्सेस कहते हैं। तो आपकी बुक की डेफिनेशन के मुताबिक 12 चैप्टर में ये लिखा हुआ है शुरू में। अच्छा, अब ग्रेविटेशनल फोर्सेस को याद रखने का तरीका क्या है? ये 5 फोर्सेस कौन कौन सी हैं? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक फोर्सेस, मैग्नेटिक फोर्सेस, और उसके बाद स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक की 2 होगी और न्यूक्लियर फोर्सेस भी 2 होगी, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और एक वीक न्यूक्लियर फोर्स। और उसके बाद जो है जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस ये भी जो है बुनियादी फोर्सेस में आ जाएंगे। अब वो कह रहा है कि मैक्सवेल और फैराडे के दौर में ये ऑब्जर्व किया गया, वो ये प्रूफ करने के काबिल थे कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्सेस दोनों एक ही तरह की होती हैं। आप देखें जब किसी सेल से चार्जेस फ्लो करते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से, तो
वो चार्जेस जब फ्लो करते हैं जिसे करंट कहते हैं, तो करंट की सराउंडिंग में क्या पैदा हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाती है। यानी इलेक्ट्रिक फोर्सेस मैग्नेटिक फोर्सेस को पैदा करने का बायस बन रही हैं। और फिर उसके साथ जब एक कॉइल जो है उसको हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट करवाते हैं तो करंट पैदा होता है। अब हम करंट को जो है वो बैटरी के जरिए से भी प्रोड्यूस करते हैं। सेल में इलेक्ट्रिक फोर्स चार्जेस को मूव करवाती है और जनरेटर के अंदर मैग्नेटिक फोर्स चार्जेस को मूव करवाती है। F इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा हमने पढ़ा था एसी जनरेटर वाला टॉपिक। तो ये फोर्स चार्जेस को मूव करवाती है। तो वही काम जो इलेक्ट्रिक फोर्स कर रही थी वही काम अब मैग्नेटिक फोर्स कर रही है जनरेटर के अंदर। तो ये एक ही तरह की फोर्सेस हैं। और इलेक्ट्रिक फोर्सेस मैग्नेटिक फोर्सेस को, मैग्नेटिक फोर्सेस इलेक्ट्रिक फोर्सेस को पैदा कर सकती हैं। तो ये एक ही नेचर की हैं, इसलिए हम इनको कंबाइन कर सकते हैं। तो मैक्सवेल और फैराडे के दौर में इनको कंबाइन कर दिया गया। तो कंबाइन करके तो फिर टोटल फोर्सेस कितनी रह गई, 5 में से 2 जुड़ गई। ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्सेस जो हैं इनको कंबाइन कर दिया गया। तो अब टोटल कितनी रह गई, काउंट करें ज़रा। ये 4 रह गई हमारे पास। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्सेस को कंबाइन करके नाम दिया गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस का। ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्सेस इकट्ठी करके इनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस का नाम दिया गया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस लॉन्ग रेंज फोर्सेस होती हैं। यही वो फोर्सेस हैं जिसकी वजह से एटम एटम के साथ जुड़ के रहता है। यही वो फोर्सेस हैं जो केमिकल रिएक्शंस करवाती हैं। आपकी बुक में ये सारी बातें लिखी हुई हैं। यही वो फोर्सेस हैं जो फ्रिक्शनल फोर्सेस का बायस बनती हैं। विस्कोसिटी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस की वजह से पैदा होती है। और यही वो फोर्सेस हैं जो एटम को एटम के साथ जोड़ के रखती हैं, मॉलिक्यूल को मॉलिक्यूल के साथ जोड़ के रखती हैं, ट्रीज को जोड़ के रखती हैं, बिल्डिंग्स को जोड़ के रखती हैं। और वो कह रहा आपकी बॉडी जो है इसको भी इन्हीं फोर्सेस ने जोड़ के रखा हुआ है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस ने। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस माइक्रोस्कोपिक लेवल पे एक्ट करती हैं, लेकिन माइक्रोस्कोपिक लेवल पे एक्ट करते हुए ये फोर्सेस मैक्रोस्कोपिक फोर्सेस को क्रिएट करती हैं, प्रोड्यूस करती हैं। कौन कौन सी? कोहेसिव फोर्सेस, एडहेसिव फोर्सेस आपने पढ़ा हुआ है। कोहेसिव फोर्सेस सिमिलर नेचर के एटम्स के दरमियान जोड़ने वाली जो फोर्सेस हैं, जिस तरह पानी का मालिक्यूल पानी के मालिक्यूल से एक मालिक्यूल दूसरे मालिक्यूल से जुड़ा हुआ, कोहेसिव फोर्स। और अगर डिफरेंट नेचर के मालिक्यूल्स हैं, यानी एक जो है वो चीज़ दूसरी चीज़ के साथ अटैच है, गारा कीचड़ जो है वो किसी टायर के साथ अटैच है, अब दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, तो डिफरेंट चीज़ों के दरमियान जोड़ने की जो फोर्सेस हैं उनके मालिक्यूल्स के दरमियान, उनको एडहेसिव फोर्सेस कहते हैं। तो कोहेसिव फोर्सेस, एडहेसिव फोर्सेस, इनको भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस ही क्रिएट करती हैं। फिर उसके साथ वो लिखता है ग्रेविटेशनल फोर्सेस, ये भी लॉन्ग रेंज फोर्सेस होती हैं। यही वो फोर्सेस हैं जो वो कह रहा है कि आपको इस काबिल बनाती हैं कि आप प्लेनेट के साथ जुड़े रहें, प्लेनेट पे चल फिर सकें। ये ग्रेविटेशनल फोर्सेस ही हैं जो रिमोटेस्ट स्टार्स जो हैं उनके दरमियान भी एक्ट करती हैं। यही वो फोर्सेस हैं जो प्लैनेट्स को बाउंड करती हैं कि वो सूरज के गिर चक्कर लगाएं। ये ग्रेविटेशनल फोर्सेस ही हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर को, ये हमारी ज़मीन की ग्रेविटेशनल फोर्स है जिन्होंने बाउंड किया हुआ है ज़मीन के एटमॉस्फेयर को ज़मीन के साथ। अच्छा, ग्रेविटेशनल फोर्सेस भी लॉन्ग रेंज होती हैं। फिर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस कौन सी हैं? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस ये 10⁻⁴ जो है -17 मीटर की रेंज के अंदर एक्ट करती हैं। और वो कहता है कि ये वाली जो फोर्स हैं ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस हैं 10⁻⁻14 मीटर की रेंज में एक्ट करती हैं। और इनका काम क्या है? ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को जोड़ के रखती हैं। ये सब न्यूक्लियर डिस्टेंसेस तक इफेक्टिव होती हैं। मैं एक दफ़ा फिर रिपीट करता हूँ, गौर से सुनेंगे। जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस हैं वो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को कंबाइन करके न्यूक्लियस में बाउंड करके रखती हैं। और जो वीक न्यूक्लियर फोर्सेस हैं वो कौन सी हैं? ये रिपल्सिव फोर्सेस की एक किस्म है। और जिस तरह न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स पाए जाते हैं, प्रोटॉन प्रोटॉन को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। तो रिपल्सिव फोर्सेस होने की वजह से ये न्यूक्लियस की स्प्लिटिंग का बायस बनती हैं। जिस तरह न्यूक्लियस खुद ब खुद स्प्लिट कर जाता है, समटाइम जब उसके साथ एक न्यूट्रॉन आकर टकराता है तो न्यूक्लियस की स्प्लिटिंग यानी तकसीम हो जाती है, वो डिवाइड हो जाता है, 2 टुकड़ों में बट जाता है। तो उसको उसकी जो रिस्पॉन्सिबल हैं वो ये वीक न्यूक्लियर फोर्सेस हैं जो कि रिपल्सिव फोर्सेस होती हैं। मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस का और वीक न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस वो हैं जो कन्फाइंड करके रखती हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को, और ये न्यूक्लियस के अंदर एक्ट करती हैं। न्यूक्लियस का साइज होता है 10⁻⁻14 to -15 मीटर की रेंज में।
और जो वीक न्यूक्लियर फोर्सेस हैं ये रिपल्सिव फोर्सेस हैं। जिस तरह न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन पाए जाते हैं, प्रोटॉन प्रोटॉन को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, तो ये रिपल्सिव फोर्सेस की एक किस्म है। तो वीक न्यूक्लियर फोर्सेस जो हैं ये एक्ट करती हैं 10⁻⁻17 मीटर की रेंज के अंदर। और इनका काम क्या है, इनका काम ये है कि न्यूक्लियस को अनस्टेबल और न्यूक्लियस की जो स्प्लिटिंग है उसका ये बायस बनती हैं। फिर उसके साथ वो लिखता है कि गो के इन फोर्सेस का बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कॉमन हैं, लेकिन फिर भी इनके बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। इन डिफरेंसेस के होने के बावजूद साइंटिस्ट को ये चीज़ स्टॉप नहीं करती कि वो इन फोर्सेस को कंबाइन करने के मिशन से जो है वो रुक जाएं। तो 100 साल बाद मैक्सवेल और फेरेडे इनकी यूनिफिकेशन के 100 साल बाद जो है वीनबर्ग, ग्लाशो और डॉक्टर अब्दुल सलाम इनको 1979 में जो है वो नोबेल प्राइज़ दिया गया, क्योंकि इन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेट और प्रूफ किया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस जो हैं और जो वीक न्यूक्लियर फोर्सेस हैं ये एक ही तरह की हैं, एक ही नेचर की हैं। इनको इकट्ठा करके इनको इलेक्ट्रो वीक फोर्सेस का नाम दिया था। तो अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और वीक न्यूक्लियर फोर्सेस ये भी इकट्ठी हो गई, तो टोटल कितनी होगी, 4 में से 2 और जुड़ गई, कंबाइन हो गई, तो 3 रह गई टोटल। अब वो कह रहा है कि इन फ्यूचर में ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये जो न्यूक्लियर फोर्सेस हैं, इट इज़ फर्दर एक्सपेक्टेड दैट स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स विल इवेंचुअली यूनाइट विद द इलेक्ट्रोवीक फोर्स टू मेक अप अ सिंगल एंटिटी रिजल्टिंग इन द ग्रैंड यूनिफाइड इलेक्ट्रो न्यूक्लियर फोर्स। तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है ये इलेक्ट्रोवीक फोर्स के साथ जो है वो कंबाइन हो जाएगी और फिर एक ग्रैंड यूनिफिकेशन बनेगी जिसको इलेक्ट्रो न्यूक्लियर फोर्स जो है का नाम हम कह सकते हैं उसको। मैं एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ, गौर से सुनेंगे। 5 फोर्सेस हैं बेसिक। कौन कौन सी? इलेक्ट्रिक फोर्सेस, मैग्नेटिक फोर्सेस, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस, वीक न्यूक्लियर फोर्सेस, ग्रेविटेशनल फोर्सेस। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक की 2 फोर्सेस हैं, न्यूक्लियर की भी 2 हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, वीक न्यूक्लियर, और 5वीं है ग्रेविटेशनल फोर्सेस। मैक्सवेल और फैराडे के दौर में इलेक्ट्रिक फोर्सेस और मैग्नेटिक फोर्सेस को इकट्ठा कर दिया गया था। तो इनको इकट्ठा करके क्या नाम दिया गया? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्सेस को इकट्ठा करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस का नाम दिया गया। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस वो फोर्सेस हैं जो एटम को एटम्स के साथ बाउंड करके रखती हैं और फिर उसके साथ जो है वो कह रहा है कि मालिक्यूल को मालिक्यूल के साथ, दरख्तों को, बिल्डिंग्स को और हमें जोड़ के रखती हैं। लॉन्ग रेंज फोर्सेस हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस ही वो फोर्सेस हैं जो कोहेसिव और एडहेसिव फोर्सेस को और फ्रिक्शनल फोर्सेस को जो है वो पैदा करने का बायस बनती हैं। कोहेसिव फोर्सेस सिमिलर नेचर के जो एटम्स हैं उनके दरमियान जो फोर्स है उसको हम कोहेसिव फोर्सेस कहते हैं, और डिफरेंट नेचर के जो एटम्स के दरमियान जो फोर्सेस हैं, मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्सेस हैं उनको हम एडहेसिव फोर्सेस कहते हैं। तो उसके बाद स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस कौन सी हैं? ये न्यूक्लियस के अंदर एक्ट करती हैं और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को जोड़ के, कंबाइन करके, कन्फाइंड करके रखती हैं। और वीक न्यूक्लियर फोर्स ये 10⁻⁻17 मीटर की रेंज में एक्ट करती हैं। और वीक न्यूक्लियर फोर्सेस जो हैं ये एक किस्म की रिपल्सिव फोर्सेस होती हैं। इनका काम क्या है? ये जो है वीक न्यूक्लियर फोर्सेस न्यूक्लियस की स्प्लिटिंग का और उसकी अनस्टेबिलिटी का जो है वो बायस बनती हैं। फिर उसके बाद ग्रेविटेशनल फोर्सेस, ये वो फोर्सेस हैं जो दूर दराज के सितारों के दरमियान भी पाई जाती हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर masses एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अब ये ग्रेविटेशनल फोर्सेस ही हैं जो वो कह रहा है कि किसी प्लेनेट को बाउंड करती हैं, वो सन के गिर्द चक्कर लगाए, और ये ग्रेविटेशनल फोर्सेस ही हैं जो किसी प्लेनेट के एटमॉस्फेयर को प्लेनेट के साथ अटैच करके रखती हैं। ये ग्रेविटेशनल फोर्सेस ही हैं जो समंदर के अंदर टाइड्स का बायस बनती हैं। हमने पढ़ा था समंदर जो है जब चांद उसके समंदर के ऊपर से गुजरता है तो उसके ग्रेविटेशनल पुल की वजह से समंदर के पानी के अंदर उतार चढ़ाव पैदा होता है, जिसको हम टाइड्स कहते हैं। और ये ग्रेविटेशनल फोर्सेस ही हैं जो है वो किसी प्लेनेट के एटमॉस्फेयर को प्लेनेट के साथ अटैच करके रखती हैं। तो ये सारी फोर्सेस हमने पढ़ ली। फिर उसके बाद
100 साल के बाद 1979 में विनबर्ग, ग्लाशो और डॉक्टर अब्दुल सलाम, इन्होंने जो है वो इन फोर्सेस को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और वीक न्यूक्लियर फोर्सेस को इकट्ठा करके इलेक्ट्रो वीक फोर्सेस का नाम दिया था, जिसकी वजह से इनको 1979 में नोबेल प्राइज़ मिला था। और उसके बाद जो है वो नोबेल प्राइज़ का तो आपको पता होगा, हर साल 6 डिसिप्लिन्स के अंदर नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो यानी मेडिकल साइंस हम कहते हैं, फिर लिटरेचर, पीस और इकोनॉमी। हर साल 6 डिसिप्लिन के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा प्राइज़, नोबेल प्राइज़ जो है वो दिया जाता है। तो फिर वो कह रहा है अभी ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है इसको भी इलेक्ट्रो वीक फोर्स के साथ जो है वो कंबाइन कर दिया जाएगा और एक ग्रैंड यूनिफिकेशन होगी जिसे इलेक्ट्रो न्यूक्लियर फोर्स का नाम दिया जाएगा। तो ये एक्सपेक्टेशंस के अंदर, तो ये तो थी बेसिक फोर्सेस ऑफ द नेचर। इसके साथ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स जो है स्टूडेंट्स, उसका लेक्चर मैंने अब जो है वो मैं अपलोड कर दूंगा और आपके यहाँ पर जो है वो शेयर भी कर दूंगा। आप लोगों ने उसको देखना है। ये जो आपसे पहले ग्रुप है उस ग्रुप में मैंने यानी वो पढ़ाया है। तो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक जो है वो उसके एंड में है, थोड़ा सा लेक्चर को आगे फॉरवर्ड करके आप जो है उसको देख लेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले। ओके भाई, अल्लाह हाफिज़।